चलो चलो फिर कल हम लोग जो किए थे उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, अपने आप को यही पढ़ना है। तो इसको हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं। तुम लोग लिखे है ही हो, बस सुनते चलते बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था, यही था ना। चलो, ये सबसे पहली बात कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाने का पर्पस क्या था, जो कि कल मैंने बताया था। थोड़ा सा आज भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये सेल्स ऑफ गुड्स का पर्पस बनाने का था कि हम लोग जो भी हमारे कौन होंगे, जो हमारे बायर होंगे और साथ में जो हमारे कौन होंगे, सेलर होंगे, उनको क्या किया जाएगा, एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रिंसी आवाज आ रही है? मैसेज कर देना एक बार। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या था कि हम बायर को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, साथ साथ में किसको प्रोटेक्ट करेंगे, सेलर को भी करेंगे। लेकिन कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो कि तुम लोग क्लास 12 के बिजनेस में पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये जब ड्यूरेशन ऑन द टाइम ऑफ गुड्स को जब सेल करेंगे, उस टाइम पे कोई भी इवेंट्स अगर होते हैं किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, तो उस इवेंट में दोनों को क्या किया जाए, एक दूसरे से प्रोटेक्ट किया जाए। अब कह रहे हैं कौन सा मारा मारी करने जा रहे हैं, किन दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर मान के चलो बायर ने क्या किया, सेलर के पास से गुड्स परचेज किया, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का गुड्स परचेज किया, और बायर ने क्या किया, सेलर ने क्या किया, बायर को बढ़िया से एक टीवी सेल कर दिया। ओके, अब भाई सेलर की ड्यूटी बनती है कि जब बायर तुमको 1 लाख रुपए का पेमेंट देता है, तो तुम उसको जो उसका प्रोडक्ट है कम से कम क्या करो, बढ़िया उसको दो, जिससे कि उसका वो यूज कर सके। अब सेलर क्या करता है, डैमेज प्रोडक्ट सेंड करता है किसके पास, बायर के पास। ठीक है, अब इस केस में बायर किसके पास जाएगा, कि पेमेंट तो उसने पूरा किया, सामान आया क्या डैमेज। तो उस चीज से बचने के लिए बायर क्या करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को यूज करता है और अपने आप को क्या करता है, सेव करता है। भाई मैंने पैसे अच्छे आइटम के लिए दिया था, तो तुम मेरे को दो। अब सेलर कैसे यूज करेगा, सेलर भी सेम है, हम तुमको अच्छी टीवी दे रहे हैं, तो तुमने बोला हमको पेमेंट ऑन टाइम देने के लिए, तो ऑन टाइम पे दो। कुछ कुछ बायर होते हैं ना, पैसा लेके निकल लेते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस होती है वो क्रेडिट बिहाफ पे होती है। ओके, उस केस में बायर क्या करेगा, अपना सेलर क्या करेगा, अपनी सेफ्टी के लिए वो क्या करेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूज करेगा। भाई हमने तुमको सामान दिया, तुम हमको क्या करो, मेरा पैसा टाइम पे रिटर्न दो। ओके, तो इन दोनों आपस में, इन दोनों की सेफ्टी के लिए बनाया गया क्या, हमारा सेल्स ऑफ गुड्स है। गुड्स तुम लोग को बताया था ना, 2 टाइप के होते हैं, एक मूव होती है, एक हमारी मूव नहीं होती है। ठीक है, जो मूव होती है उसको मूवेबल बोलते हैं, जो मूव नहीं होती है उसको इमूवेबल बोलते हैं। ओके, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये मूव नहीं होती है। बाकी 1-2 आइटम को छोड़ के सब के सब क्या होते हैं, मूव होते हैं, तो वो हमारे कहेंगे क्या, मूवेबल गुड्स। ओके, तो कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में किस गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, तो जो मूवेबल गुड्स होंगे हम उन्हीं को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। कह रहा है कि इसको लाया कब गया था, तो इसको लाया कब गया था, 1930 में, कब, 1 जुलाई। ओके, चलो इसका पर्पस भी हम जान लिए, इसका बनाने का भी पर्पस जान लिए। अब कह रहा है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो आता है, तो इसका मीन्स इसमें कैसे इसका बीच में, दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। तो कहता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो एक बायर होंगे, एक सेलर होंगे, वो दोनों क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के बिहाफ पे अपने गुड्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे। मीन्स एक पर्सन अपना जो भी पोजीशन होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसको, दूसरे पर्सन को, जो पर्सन उस गुड्स को परचेस करने के लिए क्या होगा, रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप को क्या करेगा, सेल कर ट्रांसफर करेगा किसको, बायर को। तो इसके थ्रू क्रिएट होती है क्या, हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, अब आते हैं कि इसमें एसेंशियल पार्ट क्या रहेगा। एसेंशियल पार्ट मतलब कि इस जो एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है, इस एग्रीमेंट में मेन बात क्या है, जिसके बिहाफ पे ये हमारा एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है। तो मेन बात क्या है, 2 लोग होंगे तभी जाके एग्रीमेंट बनेगा। एक हमारे बायर होने चाहिए, दूसरे हमारे सेलर होने चाहिए। दूसरा क्या है कि किसका हम कर रहे हैं एग्रीमेंट, तो कोई तो आइटम होगा, तो जो आइटम होगा उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। हम उसका कर रहे हैं एग्रीमेंट, हाँ हम ये चीज लेने चाह रहे हैं, तुम हमको दो, तो उसके बीच में वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना एग्रीमेंट बना रहे हैं। तीसरा, उसमें एक अपना ट्रांसफर करेगा क्या, ओनरशिप को। ओके,
ओनरशिप और पोजीशन दोनों अलग अलग आइटम है, आगे हम बताते हैं। ओके, उसके बाद वो जब ओनरशिप ट्रांसफर करेगा तो उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ सामने वाले से लेगा, तो उसके बदले में क्या लेता है, उससे प्राइस लेता है। फिर उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बढ़िया सा हेल्थी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है जिसमें दो चीजें हमारी मिली होती है, क्या क्या, ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस। मैं सामने वाला तुमको ऑफर करेगा तभी तुम उधर से एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो ऐसे नहीं होगा हम ऑफर दिए जा रहे हैं तुम एक्सेप्ट ना कर रहे हो, है ना, या तुम एक्सेप्ट किया हम कुछ देंगे नहीं तो तुम एक्सेप्ट क्या करोगे, तो इसलिए उसमें दोनों का होना जरूरी है। ओके, तीसरा फ्री कंसेंट, चौथा हमारा लास्ट हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट, इन आगे बंदूक बेचे जा रहे हैं, वो अभी बेचेंगे कब के केस में, जब हमको परमिशन ग्रांट होंगे, है ना, इलीगल वाला काम हम नहीं करेंगे, है ना। फ्री कंसेंट का मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम सब एक दूसरे से साथ क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ओके, जहाँ वहां पे दबाव नहीं रहेगा, बंदूक लेके खड़े नहीं रहेंगे, बॉय तुम करो, है ना, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या, इसके इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट में सबसे पहला चीज हमने क्या लिखा था, बायर के बारे में लिखा था। तो बायर हमारे किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, यही आता। उसमें हमने क्या बोला था, बायर हमारा क्या होता है, तो बेसिकली मैंने बताया था कि बायर वो होता है जो गुड्स को बाई कर लेता है या एग्री होता है किसके लिए, बाई करने के लिए। सेम पर्पज हमारा यूज होता है किसके लिए, सेलर के लिए। सेलर कौन होता है, सेलर किस सेक्शन में आता है, सबसे पहली बात तो 2 सबसेक्शन 13, सेलर कौन होता है, या जो गुड्स को सेल करेगा या एग्री होगा किसके लिए, सेल करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, डिलीवरी। ओके, डिलीवरी किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। डिलीवरी में क्या होता है, हम ट्रांसफर करते हैं किसको, पोजीशन को, किस चीज का, गुड्स का। अब कहते हैं इसी में बताए थे ना कि हम दोनों में अंतर बताएंगे, पोजीशन और ओनरशिप में। ओके, ओनरशिप में बेसिकली तुम्हारा लीगल राइट पूरा होता है, ठीक है, वो गुड्स को तुम यूज कर सकते हो, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है, जिस हिसाब से तुम चाहो कर सकते हो। लेकिन पोजीशन में क्या होता है, एक्चुअली हम फिजिकल कंट्रोल उसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी तुम्हारी है, सर्विस के लिए दूसरे को देते हो, तो तुम अधिकार देते हो कि तुम हमारी गाड़ी को वो साफ सफाई कर दो, तो वो तुम्हारा होगा क्या, पोजीशन। ओके, क्लियर। ओनरशिप का अधिकार तो अपना ही है, फिर गाड़ी वापस लेके चले जाओगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं सब उसको दे दिए। पोजीशन का मतलब क्या, हम अपना अधिकार दे रहे हैं उसको कि तुम हमारे गुड्स को क्या कर रहे हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो वो हमारा कहलाएगा क्या, पोजीशन। पोजीशन में होता है, पोजीशन इज द एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, एक्चुअली उसके फिजिकल कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर, उसके प्रॉपर्टी के ऊपर। लिख लो इन दोनों में डिफरेंट, लिख लो एक लाइन में, बोले लिख लो। ओनरशिप इज द लीगल राइट ऑफ ओनरशिप इज द लीगल राइट ऑफ, लीगल राइट टू लिखना ऑफ नहीं, ओनरशिप। आवाज नहीं आ रही है क्या इन लोग को, प्रिंसी आवाज नहीं आ रही है, खुशी मैसेज कर दो भाई। हाँ था, ओनरशिप इज द लीगल राइट टू possess, POSSESS, comma use क्या था, POSSES possess, comma use, comma and control the property, and control the property, comma while possession is the property with while, WHILE, while possession is the actual physical control of the property. ओके, क्लियर। चलो, तब ये क्या कहता है, डिलीवरी में हम क्या करते हैं, वॉलेंट्री ट्रांसफर करते हैं। जैसे तुमने गुड्स को परचेस किया है ना, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मारते हो ना, तो गुड्स को तुम जब परचेस किए तो गुड्स तुम्हारे पास आता नहीं है, वो किसके पास रहता है, जो पर्सन डिलीवर करने वाला, लेकिन उसका अधिकार किसके पास होता है, तुम्हारे पास होता है। यानी उसने क्या किया, पोजीशन ट्रांसफर
कर दिया उस गुड्स का तुम्हारे पास, फिर वो गुड्स को क्या कर देगा तुम्हारे पास, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि जो डिलीवरी होती है वो हमारे 3 स्टेट में होती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये 3 थे। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है तुम दुकान पे गए, सामान को परचेज किया, तुरंत हैंड ओवर, तुमको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, खरीदे तुरंत लिए घरे आ गए। ठीक है। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी में जब गुड्स तुम बल्क में परचेस करते हो, ठीक है, अब वो गुड्स तुमको तुरंत हैंड ओवर नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो कि तुम गए, है ना, और दुकान की यहाँ बोले 1 ट्रक सीमेंट दे दो, अब तुमको हैंड ओवर तुरंत नहीं कर पाएगा। वो क्या कहेगा, ऐसा कहेगा कि आपका जो सामान है हम किसी स्टोर में रखे हुए हैं, ये चाबी लीजिए, वहां से जाके आप क्या कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो वो कहलाता है क्या, हमारा सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, यानी बल्क में जो सामान परचेस करता है तुरंत हैंड ओवर हम नहीं कर सकते हैं, मीन्स तो हैंड ओ हैंड नहीं कर सकते, लेकिन उसके सिंबल में हम क्या करते हैं, तुमको हम उस चीज का कंट्रोल दे देते हैं। जैसे मान लो ये घर है हमारा, ठीक है, हमने इस घर को क्या किया, सिंबॉलिक डिलीवरी हम कैसे करेंगे, तो इस बिहाफ पे हम अब बोलेंगे कि ठीक है कल से आप आ जाइए इस रूम में रहने के लिए, तो हम कल से आएंगे रूम में रहने के लिए, तो हम तुमको कंट्रोल कैसे देंगे, कहेंगे ठीक है ये चाबी रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका सिंबॉलिक, आओगे तुम कल से या परसों से, लेकिन सिंबॉलिक डिलीवरी क्या हो गई, तुरंत हम तुमको इंस्टेंट क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया चाबी को। यानी इस बल्क में जब भी सामान रहेंगे और तुम तुरंत नहीं ले जा सकते इमीडिएटली, तो उस केस में जो सामान जिस केस में जहां पे होगा, तो उस गुड्स को तुम कैरी करके ले जाओगे, तो उसकी सिंबॉलिक चाबी हम दे देंगे कि ये सामान वहां रखा हुआ है, आप जाके क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो वो कहलाएगी हमारी क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बाद क्या कह रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बेसिक कहता है कि जो गुड्स होते हैं, है ना, वो क्या होता है, सामने वाला पर्सन उसको परचेस कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ पे सामने वाला पर्सन रख लेता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कपड़ा तुमने शर्ट खरीदा, है ना, लेकिन शर्ट तुम्हारे बिहाफ पे हमने क्या कर लिया, उस चीज को रख लिया, हमारे पास परचेज है, तुमने हम ही से खरीदा, तुमको हम सामान डिलीवर करने के बाद बोले कि आप जाइए, ये गुड्स का अधिकार आपके पास है, बट ये सामान किसके पास रह रहा है, अभी जैसे एसी किनने जाओगे, एसी खरीद लिए, वो क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करता है, गुड्स को अपनी दुकान में रखता है, बोलता है 2 दिन के बाद हम आपके बिहाफ पे क्या कर देंगे, आपके यहाँ पहुंचा देंगे। तो वो कहलाएगा हमारी क्या, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मींस तुम्हारे बिहाफ पे उस गुड्स को उसने क्या किया, अपने पास रखा हुआ है। ओके, कल वाला हम जो तीनों डिलीवरी पढ़ रहे थे ना, वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन हुआ था। ओके, इसीलिए इसको एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, याद रखना, एक्चुअल में हैंडओवर तुरंत हो जाएगा, और सिंबॉलिक में क्या होगा, बल्क में रहेंगे तो उसके बिहाफ पे हम उसके कंट्रोल को किसी ना किसी सिंबल में ट्रांसफर कर देंगे, चाबी दे देंगे कि ठीक है उस गोदाम में रखा है, आप जाके ले सकते हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा गुड्स हमारे पास रखा हुआ है, वो तो गुड्स हमारे पास, जैसे फोन हमारे पास था, तुमने आज खरीद लिया, मैं बोला कि ये करता हूँ अभी रखता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे अपने पास ही, तो ये होगा हमारा क्या, कंस्ट्रक्टिव। ओके, नहीं लिखे तो सही है, इंटरप्रिटेशन गलत हुआ था। ओके, वो लिखे सही थे, सारी चीजें सही थी, वो बताने जब गए ना, तो जो गुड्स मैं यहाँ पे डिलीवरी के बिहाफ पे बताना चाहिए, मैं उधर गुड्स के बिहाफ पे बताया था, तो गुड्स का बिहाफ अलग हो जाता है और डिलीवरी के बिहाफ में अलग हो जाते हैं। ओके, चलो उसके बाद आगे था हमारा क्या, डिलीवरी स्टेट, वो का किस में आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। डिलीवरी स्टेट में हम गुड्स को 2 तरीके का होता है, एक डिलीवरी स्टेट होता है, एक नॉन डिलीवरी स्टेट होता है। ओके, डिलीवरेबल स्टेट होता है। डिलीवरेबल स्टेट में क्या होता है, हम गुड्स को पैक्ड रहता है, इमीडिएट तुम्हारे हैंड ओवर करते, तुम लेके चले जाते हो। नॉन डिलीवरेबल स्टेट में क्या होता है, गुड्स तुम्हारे इमीडिएट देने लायक नहीं रहता। जैसे मान लो शर्ट कहीं से ढीला ढूला हो गया, अब तुमने दिया, वो बोले कल आके जाओ, तो नॉन डिलीवरेबल स्टेट हुआ। ओके, अब एसी तुमने खरीदा, तुरंत पैक्ड है, बोला ये लो लेके घरे जाओ, वो हो गया क्या, डिलीवरेबल स्टेट, यानी जो डिलीवर करने के लिए इंस्टेंट रेडी है वो डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा, तुरंत नहीं दिया जा सकता, वो नॉन डिलीवरेबल होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग डालो, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, उसी में नेक्स्ट पॉइंट, चौथा या 5वां पॉइंट देख लेना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टाइटल टू गुड्स ऑफ कह रहे हैं, टाइटल टू गुड्स हो गया। इसका एक सिंपल से लैंग्वेज हम बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब होता है कि टिकट होता है एक टाइप का, जो कि क्लेम करता है कि ये गुड्स किसका है,
हमारा है, ठीक है। एक रफ लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, उसको एक रफ लैंग्वेज हम कह सकते हैं, वो एक टाइप का टिकट होता है जो कि क्लेम करने में हेल्प करता है कि वो सामने वाला गुड्स हमारा है। ओके, हम किसी मान लें कि फोन तुम्हारा, तो तुम अपना फोन की रसीद दिखाओगे कि ये हमारा फोन है ना, बेचने जाओगे दो नंबर वैसे सेकेंड हैंड जब बेचोगे तो मांगेगा ना रसीद दिखा दो, हम किसी मान लें कि तुम्हारा है, उस केस में क्या होगा, तुम जो रसीद दिखाओगे वो क्या होगा, तुम्हारा क्लेम डॉक्यूमेंट होगा, वो टिकट होगा जिसके बिहाफ पे तुम क्लेम करोगे कि वो गुड्स किसका है, हमारा है। ओके, तो एक रफ लैंग्वेज में हम इसको ये बोल सकते हैं। ओके, चलो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं टाइटल ऑफ गुड्स में, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या होता है, तो लिख लो, these are a document that these are document that these are document that prove ownership or possession, prove ownership or possession of goods of goods and allow of goods and allow the holder and allow the holder to receive or transfer them, to receive or transfer them। हो गया, सिंपल सा, जितना मैंने कहा था सेम वैसे ही है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूव करता है ओनरशिप को या पोजीशन को, किसको लेके, गुड्स को लेके, कि वो सामने वाला पर्सन उस गुड्स को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है या वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। ओके, कहता है कि ऐसे कौन कौन से टिकट आएंगे, टिकट का मतलब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे जो कि प्रूफ करेंगे कि ये चीजें हमारी हैं या नहीं है। 5-7 हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ। सबसे पहला बिल ऑफ लैंडिंग, पहला पॉइंट उसी के अंदर है ना, 10 पॉइंट है इसके अंदर, 10 पॉइंट है नहीं, 4-5 पॉइंट होगा, हाँ उसके अंदर, हाँ 5 के अंदर 5 पॉइंट। बिल ऑफ लैंडिंग, LADING बुक में है, देख लेना एक बार। हो गया, बुक में है, हाँ बुक में है। चलो इस बारे में क्या होता है, कहता है कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है, तो कहता है ये जो बिल होता है ये इशू किया जाता है बेसिकली किसके द्वारा, शिपिंग कंपनी के द्वारा। ठीक है, शिपिंग कंपनी ये बिल को क्या करती है, इशू करती है आफ्टर द कब, जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है समुद्री रास्ते से, तब के केस में। ठीक है, जिसके बिहार पे हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह जाके रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत चाय ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, टी चाय पत्ती है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ से इंडिया से भेज रहा है यूके के लिए, तो यूके में जो गुड्स रिसीव करेगा उसके लिए तो कुछ होना चाहिए कि कहे कि हमारे गुड्स है, तो उस केस में शिप बताती है कि हाँ इंडिया से ये गुड्स फलाने पर्सन के लिए क्या की जा रही है, भेजी जा रही है, तो वो एक क्या करेगा, बिल ऑफ लैंडिंग देगा, तो वो उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, यूके जब पहुंचेगा तो वहां से उस गुड्स को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ओके, तो जो बिल ऑफ लैंडिंग होती है शिप कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है ताकि गुड्स को सामने वाले क्या कर सके, आसानी से रिसीव कर सके। तो लिख लो इसमें एक लाइन, इशू बाय शिपिंग कंपनी, इशू बाय शिपिंग कंपनी आफ्टर रिसीविंग गुड्स, एक सेकंड रुकना, अच्छा बिल ऑफ लैंडिंग का लिख तो सही रहे हो, थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है, चलो पहले लिख लो उसके बाद इसको करेक्ट करते हैं। इशू बाय अ शिपिंग कंपनी आफ्टर रिसीविंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट बाय सी, ट्रांसपोर्ट
बाय सी आफ्टर रिसीविंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट बाय सी। हो गया। चलो देखो इस वाले में क्या गलती हुई है। और जो क्या कहते हैं शिपिंग कंपनी को जो बिल ऑफ लैंडिंग इशू होता है ना, तो बेसिकली उसको माल भेजने के लिए वो क्या किया जाता है, बिल ऑफ लैंडिंग दिया जाता है, जिससे कि वो प्रमाणित करता है कौन, शिपिंग कंपनी की, हाँ हमको फलानी जगह से माल क्या हो गया, प्राप्त हो गया है, और मैं उसको सही सलामत जहां तुमने बोला है पहुंचाने को, मैं उसको वहां पे क्या कर दूंगा, पहुंचा दूंगा। उसका मतलब होता है बिल ऑफ लैंडिंग। ओके, कि मैंने गुड्स को रिसीव कर लिया जिस कंडीशन में तुमने दिया था उस कंडीशन में, और तुमने जहां बोला है छोड़ने को, मैं उसको ले जाकर वहां पे क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, बस वहां पे ले जाकर पहुंचा दूंगा। ओके, तो वो होती है हमारी क्या, बिल ऑफ लैंडिंग। ओके, इस चीज को करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। चलो सबसे पहला नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा डॉक वारंट, DOCK WARRANT WARRANT ओके। चलो लिख लो इसमें एक लाइन, इशू बाय द डॉक अथॉरिटी issued by a dock authority showing the goods are stored ed लगा लेना at the dock DOCK। हो गया। चलो डॉक वारंट क्या होता है, ये बोलता है कि जो सी पोर्ट पे ना जो अथॉरिटी होती है, जो समुद्री से रास्ते से जो भी सामान आते हैं, वो क्योंकि भाई जहाज पे तो छोड़ेगी नहीं, उठा के क्या करती है, कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेगी। उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस बनाती है। तो उस वेयर हाउस का जो जिस पर्सन के पास कंट्रोल होता है उसको कहते हैं क्या, उस पर्सन को बोलेंगे जो उसका जो भी स्टोर मैनेजर जो भी होगा, ठीक है। लेकिन जो डॉक वारंट होता है वो क्या करता है, ये प्रमाणित करता है कि फलाने का गुड्स हमारे वेयर हाउस में क्या है, सुरक्षित स्टोर किया गया है, ठीक है। और यह रसीद यह बताता है कि हाँ फलाने का गुड्स है, वो आके अपना ले जा सकता है। ओके, डॉक वारंट बेसिकली बताता है कि इनका गुड्स हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है, और वो चाहे तो उनको अधिकार भी देता है कि ये माल किसका है, उनका है। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट। वेयर हाउस सर्टिफिकेट हो गया, लिख लो इसमें, इशू बाय द वेयर हाउस ओनर, इशू बाय वेयर हाउस ओनर issued by warehouse owner confirming the goods are stored safely, that goods are stored safely। हो गया, हो गया। चलो वेयर हाउस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो कहता है कि वेयर हाउस सर्टिफिकेट वेयर हाउस ओनर के द्वारा दिया था, जिसका गोदाम होता है ना, वो इशू करता है कि जो सामने वाले ने जो गुड्स हमारे पास रखा है, जिस क्वांटिटी में रखा है, जिस क्वालिटी के साथ रखा है, उतने उसके हमारे पास क्या है, मेंटेन्ड रखे गए हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। तो वो कहलाता है हमारा क्या, वेयर हाउस सर्टिफिकेट। ओके, यानी वेयर हाउस ओनर देता है किसको, सामने वाले पर्सन को, सर्टिफाइड करता है कि तुम जिस क्वालिटी का सामान मेरे पास रख रहे हो, ये जितनी क्वांटिटी में रख रहे हो,
ना उससे कम होगा, ना उसकी क्वालिटी डल होगी। ठीक है, तुम आके अपना ले जा सकते हो हमारे स्टोर में रखने के बाद। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, टाइम है ना? हाँ, लिख लो और बुक में देख लो नेक्स्ट पॉइंट का। चौथा पॉइंट जो तुम्हारे में लिखा है, वो क्या है? व्हाट फिंगर की वॉर फिंगर है। हाँ, लिख लो उसको, वॉर फिंगर सर्टिफिकेशन। लिख लिया? चलो लिख लो इसमें थोड़ा सा, इशू बाय द वर्फ ओनर, WHARF ओनर लिख लेना। इशू बाय द WHARF, उसके बाद ओनर, सर्टिफाइंग goods store at that wharf, WHARF। इसका मतलब क्या होता है? ये बोलता है कि जो गुड्स हैं, जो जैसे जो समुद्री किनारा होता है ना, या बंदरगाह जो होते हैं, तो उस घाट पे जो वेयर हाउस होता है, वहां का जो प्रबंधक होता है, बेसिकली वो इशू करता है कि जो सामने वाला का गुड्स है ना, वहां पे हमारे पास क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। ठीक है, और जिस सुरक्षित मात्रा में हमारे पास क्या हुआ, जो जिस केस में था, जिस कंडीशन में था, उसी कंडीशन में हमारे पास वो गुड्स क्या हुए हैं? सेफली हमारे पास आ चुके हैं। तो वो कहलाता है हमारा क्या? वर्फ वर्फ फिंगर सर्टिफिकेशन। ठीक है, जिसमें जो भी हमारा होता है वो बेसिकली ये बताता है कि हाँ, सामान उनके पास पहुंच चुका है। किसके पास? जिनके पास पहुंचना चाहिए था, जिस बॉर्डर पे पहुंचने थे वहां पे पहुंचे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा के हम अपने गुड्स को क्या करेंगे? वहां से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वो केवल इन्फॉर्म करता है कि हाँ, तुम्हारा गुड्स मेरे पास सेफली आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, रेलवे रिसिप्ट इसमें मत लिखो, अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? रेलवे रिसिप्ट का मतलब ना, जो तुम लोग रेलवे से कुरियर भेजते हो ना, देखते हो गाड़ी भेज देते हैं ट्रेन से, माँ उसके पीछे वाली बोगी में लाद के, तो उस केस में जो रेलवे अपना रिसीट देता है ना, उसको कहते हैं क्या? रेलवे रिसिप्ट। ओके, यानी इशू बाय अ रेलवे अथॉरिटी आफ्टर क्या? एक्सेप्टिंग गुड्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग। लिख लो, इशू बाय अ रेलवे अथॉरिटी और इंडियन रेलवे, इशू बाय अ इंडियन रेलवे, issued by a Indian Railway after accepting goods from transport, goods from transport। जब हम गुड्स को रेलवे के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, तो उस केस में जो रेलवे रिसीट देता है वही हमारी कहलाती है क्या? रेलवे रिसीट, RR। ओके, नेक्स्ट, लास्ट, डिलीवरी ऑर्डर। डिलीवरी ऑर्डर लिख लो, इशू बाय द ओनर, इशू बाय द ओनर, स्पेलिंग लिख लो, INSTRACTING, डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन। ठीक है, डिलीवरी ऑर्डर का मतलब वो रिसीट होता है जिसके बिहाफ पे, जिनके पास गुड्स स्टोर होता है, वो सही आदमी के पास क्या करते हैं?
हैंड ओवर करता है। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति के पास जिनके पास उनका आदेश होगा कि सामने वाले को क्या करना है, यानी वो लिखित आदेश होता है। ठीक है, डिलीवरी ऑर्डर, जो कि क्या करता है, जिसके बिहाफ पे जो माल गोदाम वाला होता है, जो ओनर होता है, वो क्या करता है, सही वो व्यक्ति को उसको क्या कर देता है, उसको हैंड ओवर करता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या, डिलीवरी ऑर्डर। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल बढ़ेंगे। ओके, इतने में क्लियर है, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, खुशी क्लियर है ना, प्रिंसी, नेहा? मैसेज कर दो एक बार।